वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। दिस इज़ माय प्रोफेसर हस्बैंड पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था हमारे वैंस एंड पे एक दूसरे का इम्प्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। वांग जी के नज़र में वीइंग एक स्पॉइल्ड स्टूडेंट है और वीइंग के नज़र में वांग जी एक खड़ूस प्रोफेसर। तो चलिए आगे सुनते हैं। तो हमारे प्रोफेसर वांग जी का फर्स्ट क्लास ऐसे ही एक दूसरे को ग्लेयरिंग और स्टेयरिंग्स के साथ ख़त्म होता है और कभी कभी नज़रें झुका लेना, और बाकी का पूरा दिन भी ऐसे ही निकल जाता है। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। हमारा विंग आज जल्दबाजी में निकल रहा है क्योंकि उनको यानी कि कैफ़े में जाने के लिए आज ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। वो अपना बाईसाइकिल निकालते हैं और जाने लगते हैं, पर उनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है। उनका साइकिल हमारे वांग जी के कार से स्क्रैच कर जाती है और हमारी विंग की आज किस्मत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। पीछे से वांग जी आ रहे होते हैं तो उन्होंने देख लिया होता है। वो पीछे से उन्हें आवाज़ देते हैं, यू स्टूडेंट, रुको वहीं पर। विंग अपनी साइकिल रोकते हैं और पीछे देखते हैं। ओ गॉड, नॉट अगेन। ये खड़ूस फिर मेरे पीछे आ गया। अब मैंने क्या कर दिया। वांग जी विंग के पास आते हैं और कहते हैं, ये मेरी कार है। विंग कहते हैं, वाओ, बहुत अच्छी है, कंग्रेचुलेशंस। वांग जी कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी कार नहीं दिखा रहा हूँ। विंग कहते हैं, तो क्या मुझे आप अपनी चालान काटने के लिए बुलाए हैं? वांग जी कहते हैं, नहीं, तुम्हारी साइकिल से मेरे कार में स्क्रैच पड़ गया है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? विंग कह रहे हैं, आप दिखने में तो बहुत अमीर लगते हैं, फिर एक छोटी सी स्क्रैच के लिए आप इतना क्यों रो रहे हैं? क्या 20-25 रुपए देके आप इसे ठीक नहीं करा सकते? वांग जी कहते हैं, तुमको लगता है ये 20-25 रुपए से ठीक होगा? तुम्हें पता भी है इस कार का ब्रांड क्या है? विंग कहते हैं, हाँ हाँ, मुझे पता है, ये ज़रूर कोई बहुत बड़ा सा लग्जरी ब्रांड होगा जिसका मैंने कभी कोई नाम भी नहीं सुना है। तो महाशय, आप इसे खुद क्यों नहीं ठीक करा लेते, अमीर ज़ादे कहीं के। विंग ने ये बहुत धीरे से बोला होता है, लेकिन वांग जी सुन लेते हैं। वांग जी कहते हैं, यू स्पॉइल्ड ब्राट, तुमने मुझे क्या बुलाया? विंग कहते हैं, कुछ नहीं, आपने क्या सुना? वांग जी कहते हैं, पता नहीं तुम्हें ऐसे कॉलेज में एडमिशन कैसे मिल गया? विंग कहते हैं, स्कॉलरशिप से, मैं एक स्कॉलर स्टूडेंट हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? वांग जी कहते हैं, हाँ है, क्योंकि मैं इस कॉलेज की। इससे ज़्यादा वांग जी कुछ और कह पाते उससे पहले ही हमारे विंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग स्क्रीन में देखते हैं तो वो जल्दी में फ़ोन उठाते हैं। सामने एक डॉक्टर थे। वो कहते हैं, विंग, तुम्हारी नानी की मेडिसिन रेडी है, तुम घर जाते वक्त ये मेडिसिन हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लेना। विंग कहते हैं, ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। डॉक्टर भी हाँ में नोट करके फ़ोन रख देते हैं और विंग भी वांग जी को बिना कोई रिप्लाई किए वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपनी कार में जाके बैठते हैं और कुछ देर खुद को काम करते हैं और अपने मन ही में बोलते हैं, हे भगवान, मैं क्या बोलने वाला था। मैं उसे बताने वाला था कि ये कॉलेज हमारा है। अच्छा हुआ इससे पहले ही वो चला गया, इससे पहले कि मैं कुछ और बोल देता। ये लड़का मुझे पागल करके छोड़ेगा। इतना बोल के हमारे वांग जी भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारे वांग जी अपने मेंशन पहुंच जाते हैं। वो घर जाते ही सीधे अपने बेडरूम में जाते हैं बिना किसी से मिले, और जाते ही सीधे अपने बेड पे लेट जाते हैं। वो आज सच में बहुत थक गए हैं, सिर्फ कॉलेज के काम की वजह से नहीं, हमारे विंग की वजह से भी। थोड़ी देर बाद मैडम लैनी एक कॉफ़ी का मग लेके लैंसन के रूम में एंटर करते हैं और कहते हैं, लैंसन बेटे, तुम आ गए? लैंसन में बेटे पे लेटे लेटे ही हाँ में नोट करते हैं। मैडम लैनी लैंसन के पास आते हैं और उन्हें कॉफ़ी का मग देते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम बहुत थक गए क्या? लैंसन कहते हैं, हाँ मॉम, मैं बहुत थक गया हूँ। हमारे कॉलेज में कैसे कैसे स्टूडेंट भरे पड़े हैं। ओ गॉड, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैडम लैनी स्माइल करती है और लैंसन के सर पे प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, मुझे पूरा यकीन है तुम ज़रूर कर लोगे, लेकिन हाँ, अपनी डैड की बात भूलना मत। तुम्हें कंपनी में भी उतना ही कंसंट्रेट करना है और इन सब के बीच में अपना हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना है।
खुद के साथ लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो लैनसन कहते हैं, डोंट वरी मॉम, मैं खुद का ध्यान रखूँगा। पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैडम लैनी बोलती है, ठीक है, तुम कॉफ़ी पी के फ्रेश होके नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर रेडी करता हूँ। लैनसन भी हाँ में नोट करके फ्रेश होने चले जाते हैं। अब हमें दूसरा साइड दिखाया जाता है इन विंग। विंग भी आज कैफ़े का काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं और यानली के पास जाते हैं और कहते हैं, जे मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यानली कहती है, हाँ विंग बोलो ना। विंग कहते हैं, जे मुझे आज थोड़ी जल्दी छुट्टी मिल सकती है क्या? यानली कहती है, हाँ ज़रूर, पर क्यों, कुछ हुआ है क्या? तो विंग कहते हैं, हाँ एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरी दादी की दवाइयाँ लेने। हॉस्पिटल से कॉल आया था। यानली कहती है, हाँ विंग, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ हॉस्पिटल तक। तो विंग कहते हैं, नहीं जे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा, बस मुझे थोड़ी सी जल्दी छुट्टी मिल जाती तो। यानली कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम एक काम करो, तुम अभी निकल जाओ, मेडिसिन कलेक्ट करके डायरेक्ट घर चले जाना और आराम करना, तुम आज थक भी बहुत गए हो, तुम्हारे फेस से पता चल रहा है। तो विंग कहता है, थैंक यू सो मच जे, मैं कल जल्दी आ जाऊँगा। यानली भी स्माइल करके नहा करती है और विंग निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग हॉस्पिटल पहुंच भी जाते हैं। वो रिसेप्शन से पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। विंग अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं और जाके वहाँ पर एक बेंच पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक नर्स आती है और कहती है, मिस्टर विंग। विंग भी उठ के खड़ा हो जाता है। नर्स कहती है, आप अंदर जा सकते हैं, डॉक्टर आपको केबिन में बुला रहे हैं। विंग भी हाँ में नोट करते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर पहले से ही मौजूद थे। वो विंग को एक पैकेट देते हैं और कहते हैं, ये लो, ये तुम्हारी नानी की दवाइयाँ हैं और मेक श्योर कि वो टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन ले और उनका ख्याल रखना। विंग कहते हैं, डॉक्टर दादी को क्या हुआ है? आपने मुझे रिपोर्ट्स नहीं दिखाया। तो डॉक्टर कहते हैं, रिपोर्ट्स ऑलरेडी तुम्हारी दादी के पास पहुंच चुके हैं और बाकी का तुम अपनी दादी से खुद पूछ लेना। विंग ने ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था तो वो थोड़ा सा नर्वस होते हैं और कहते हैं, पर डॉक्टर आप खुद मुझे क्यों नहीं बता रहे, कुछ सीरियस है क्या? तभी दरवाजे पे नॉक होता है। एक नर्स अंदर आती है और कहती है, डॉक्टर आपको अभी रूम नंबर 30 के पेशेंट को देखने जाना है, उनकी कंडीशन कुछ सही नहीं लग रहा। तो डॉक्टर वहाँ से खड़े होते हैं और विंग के पास आते हैं। विंग के शोल्डर पे टैप करते हैं और कहते हैं, बेटे आई सजेस्ट यू तुम अपनी दादी की सारी बातें मानो और उन्हें खुश रखो, बस बाकी का तुम उन्हीं से बात कर लेना, टेक केयर। इतना कह के डॉक्टर स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग वहीं रखी एक चेयर पे बैठ जाते हैं और एक गहरी सोच में डूब जाते हैं। वो मन ही में कहते हैं, दादी आप मुझसे क्या छुपा रही हैं, प्लीज़ बताइए। इतना बोल के वो एक डीप ब्रीथ लेते हैं और वहाँ से खड़े होते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। विंग घर पहुँचते हैं तो ड्राइंग रूम में उनके अंकल, आंटी और वेनकिन तीनों वहीं मौजूद थे, पर तीनों चुप। विंग भी इस वक्त उनसे बहस के कोई मूड में नहीं थे, तो वो चुपचाप अपना सर झुकाते हैं, अपना बैग रखते हैं और कहते हैं, मैं अभी डिनर बना देता हूँ। इतना बोल के वो अंदर की तरफ जाने ही वाला होता है कि उनकी आंटी उन्हें रोकती है, विंग रुक जाओ। उनकी आवाज़ सुनकर विंग वहाँ पर रुकते हैं पर पीछे नहीं मुड़ते। उनकी आंटी अपने सोफे से खड़ी होती है और विंग के पास आती है और कहती है, तुम कल कॉलेज नहीं जाओगे और अगर जाना भी है तो लेट जाओगे। अब विंग टर्न होते हैं और पूछते हैं, क्यों? उनकी आंटी कहती है, तुम्हें याद होना चाहिए कि कल वेंडिंग को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम्हें उनके लिए स्नैक्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद तुम कॉलेज जाओ ना जाओ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो घर की साफ सफाई से लेके स्नैक्स सारा अरेंजमेंट तुम्हें करना है। विंग कहते हैं, आपकी बेटी का नौकर नहीं हूँ मैं, पर ठीक है, वो यहाँ से दफ़ा होगी तो मेरे लिए भी अच्छा है, मैं कर दूंगा। वेनकिन भी ये सुन के बहुत चिढ़ के खड़ी होती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे यहाँ से दफ़ा करना चाहते हो, मैं तो तुम्हारी जान ले लूँगी।
विंग इन सब बातों को अवॉइड करती है और वहाँ से चले जाते हैं। विंग सबसे पहले अपनी दादी के रूम में जाते हैं और वहाँ का रूम का डोर ओपन करते हैं। दादी एज ऑलवेज विंडो के पास ही खड़ी होती है। विंग भी बिना कुछ बोले अपने दादी के पास जाते हैं और उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं। उनकी दादी भी विंग के टच फील करके पीछे टर्न होती है और एक प्यारी सी स्माइल करती है और कहती है, मेरा बच्चा आ गया। विंग हाँ में नोट करते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। विंग मेडिसिन का पैकेट निकालते हैं और दादी की तरफ बढ़ाते हैं और कहते हैं, दादी आपकी मेडिसिन, आज मैं हॉस्पिटल गया था। दादी मेडिसिन का पैकेट लेती है और स्माइल करती है। विंग कहते हैं, दादी आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? दादी कहते हैं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। विंग कहते हैं, तो डॉक्टर मुझे बताते क्यों नहीं कि आपको हुआ क्या है, और आप भी मुझे अपनी रिपोर्ट्स नहीं दिखाती। दादी कहते हैं, बेटे मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में तो छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती है, मुझे सीरियस कुछ नहीं हुआ है, तुम टेंशन मत लो। और ऐसे भी मेरा भी बस अभी एक ही चिंता है और वो है तुम्हारा फ्यूचर। बस मैं तुम्हें एक अच्छे से राजकुमार के हाथ में सौंप दूँ, फिर मेरा काम भी ख़त्म। फिर इस ज़िंदगी में कुछ रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। विंग भी अनोइंग सा फेस बनाते हैं और कहते हैं, दादी आपसे मैंने कितनी बार कहा है ऐसा मत बोला कीजिए, मेरे लिए आप और सिजुई इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप दोनों को छोड़ के मैं नहीं रह सकता। दादी प्यार से विंग के सर पे हाथ फेरती है और कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, जाओ तुम हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, इन सब के बारे में इतना मत सोचो। विंग कहते हैं, नहीं मुझे अभी उन राक्षसों के लिए खाना बनाना है। दादी ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है, ठीक है तुम भी खाना खाकर जल्दी सो जाओ। विंग भी हाँ में नोट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग सुबह से ही अपने कामों में लगे हुए हैं, जैसा कि मैडम यू ने उन्हें बताया था। ऐसा नहीं है कि हमारे विंग मैडम यू से डरते हैं, बस वो मैडम यू से अभी इस वक्त बहस नहीं करना चाहते। इवन वो कभी भी उससे बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे विंग का कुछ ऐसे डार्क मेमोरीज हैं जो वो अपने मेमोरी में दोबारा रिगेन नहीं करना चाहते। अब वो डार्क मेमोरीज क्या हैं आपको जल्द पता चलेगा, तो चलिए आगे सुनते हैं। विंग ने घर की साफ़ सफाई से लेके न्यू कर्टन्स लगाना, स्नैक्स प्रिपेयर करना, लंच बनाना, सब कुछ कंप्लीट करके अपने कॉलेज के लिए निकल रहे होते हैं। अभी वहाँ पर हमें मैडम यू और वेनकिन दिखाया जाता है। वेनकिन कहती है, मॉम मैं जुलियो को पसंद तो आऊँगी ना? मैडम यू प्यार से स्माइल करती है और वेनकिन के बालों को साइड करते हुए कहती है, हाँ बेटा मेरी बेटी इतनी ब्यूटीफुल है, कैसे पसंद नहीं आएगा। आई एम श्योर कि वे जुलियो तुम्हें ज़रूर पसंद करेंगे और मैं दिल से चाहती हूँ ये रिश्ता हो जाए। वो बहुत रिच है, मेरी बेटी वहाँ राज करेगी। जुलियो वेन एम्पायर का बड़ा बेटा है, अगर एक बार ये रिश्ता हो गया फिर तो क्या ही कहने, मैं उस विंग को उसकी औकात याद दिला दूंगी, वेनकिन कहती है। मैडम यू भी ये सुन के एक डेविल से स्माइल करती है। तभी हमारे विंग के घर के सामने दो लग्जरियस कार आके रुकती है। पीछे के घर से कुछ बॉडीगार्ड्स उतरते हैं और आके सामने वाले घर का डोर ओपन करते हैं। वहाँ से एक मिडिल एज्ड आदमी और एक यंग लड़का निकलता है और विंग भी उसी वक्त घर से निकला होता है। वो लड़का विंग को देख के स्माइल करता है, विंग भी उन्हें स्माइल बैक करते हैं। वो जा ही रहे होते हैं कि उस मिडिल एज्ड आदमी के हाथ से उनका स्टिक गिर जाता है। विंग आगे बढ़ के उनका स्टिक उठाते हैं और उन्हें देते हैं। वो आदमी विंग को देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहते हैं, मेरा नाम विंग है अंकल, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए। इतना बोल के विंग वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी भी विंग को देख के स्माइल करते हैं और वो लड़का भी। इसके बाद वो घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। आज हमारे विंग को घर में ही बहुत लेट हो गया होता है, इसलिए वो उन्होंने यानली को पहले ही कॉल करके बोल दिया था कि आज वो कैफ़े दिन में नहीं आ पाएगा, और यानली भी मान गई थी, इसलिए वो यहाँ से डायरेक्ट अपने कॉलेज जा रहे हैं। लेकिन स्टिल वो काफ़ी लेट है। उन्हें बस डर है कि उनको सुबह सुबह प्रोफेसर वांग जी का सामना ना करना पड़े और स्पेशली उनका डांट ना खाना पड़े। लकीली आज हमारे विंग कॉलेज जल्दी पहुंच गए होते हैं, ज़्यादा नहीं बस 10-15 मिनट। विंग फ़ोन में टाइम देखते हैं और एक ब्राइट सी स्माइल करते हैं और कहते हैं,
थैंक गॉड आज मैं जल्दी पहुंच गया। अभी मैं देखता हूँ कि वो खड़ूस मुझे डांटता कैसे है। इतना बोल के वो सोचते हैं कि वो चेंग को मैसेज करके बता दे कि वो आ गए हैं। वो अपना फ़ोन निकालते हैं और चैट पे टाइप करने लगते हैं और सामने की तरफ कोई आ रहा होता है ये उनको पता नहीं होता। विंग मैसेज टाइप करते करते ही आगे बढ़ते हैं और सामने वाले उस इंसान से टकराते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इंसान हमारा वांगजी होता है। विंग वांगजी को देखते ही अपना फेस नीचे कर लेते हैं। शिट शिट शिट, हे भगवान, पूरे दुनिया में इतनी बड़ी आबादी में क्या मुझे इसी इंसान से टकराना होता है हर बार। सो अनोइंग। वांगजी कहते हैं तुम सामने देख के नहीं चल सकते, ऐसे कॉरिडोर में चलते वक्त फोन यूज करना जरूरी है। विंग कहते हैं क्या हर बार आपका मेरे सामने ही आना जरूरी है? चलिए मैं तो फोन में टाइप कर रहा था, आप तो सामने देख रहे थे ना। आपकी इतनी बड़ी बड़ी ओशन वाली डीप आईज में क्या आपने मुझे नहीं देखा? वांगजी कहते हैं मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुम मेरे नहीं। विंग कहते हैं अरे आप प्रोफेसर है तो क्या आपकी आंखें नहीं है? आपको दिखाई तो देता है ना, हमेशा गलती स्टूडेंट की निकालनी जरूरी होती है क्या? वांगजी अब बिना कुछ बोले विंग के हाथ से उनका फोन ले लेते हैं। विंग ये देख के पैनिक करने लगते हैं। मेरा फोन वापस कीजिए, आपने मेरा फोन क्यों लिया? वांगजी कहते हैं शांत, मैं तुम्हारा फोन तुम्हारे कॉलेज के बाद तुम्हें लौटाऊंगा। क्लासेस खत्म करके मेरे ऑफिस से अपना फ़ोन ले लेना। विंग कहते हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप मेरा फ़ोन ऐसे नहीं ले सकते, मेरा फ़ोन वापस कीजिए प्लीज़। इतना बोल के विंग वांगजी के हाथ से अपना फ़ोन छीनने की कोशिश करने लगते हैं, पर वांगजी हमारे विंग के हाइट से काफ़ी लंबे हैं। उन्होंने अपना हाथ ऊपर कर लिया होता है और कहते हैं नहीं, तुम्हारा फ़ोन अभी वापस नहीं मिलेगा। अपना क्लासेस में जाओ, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, जब क्लासेस कंप्लीट हो जाए तब अपना फ़ोन मुझसे ले लेना, अभी नहीं मिलेगा। विंग कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरा फ़ोन वापस कीजिए। इतना बोल के हमारा विंग भी अपना पैर ऊपर करके वांगजी के हाथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा वांगजी विंग के हाइट से काफ़ी लंबे होते हैं, सो उनका हाथ तक विंग का हाथ पहुंच नहीं रहा होता है और बाय मिस्टेकली विंग जब उछल के अपना फ़ोन लेने की कोशिश करते हैं तो उनका बैलेंस बिगड़ता है और फिर से उन दोनों की एक अनफॉर्चुनेट किस हो जाती है। वेल किस तो नहीं, दोनों का लिप्स कनेक्ट होते हैं, बट वेल हम वैंग्स एंड फैंस के लिए ये किस ही है। सो ओके चलिए कंटिन्यू। सो आगे हमारा विंग और वांगजी वैसे ही फ्रीज हो जाते हैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में, पर ये सेंसेशन और फीलिंग उन दोनों को खुद भी नहीं पता। पर वांगजी को सेंस आता है और वो विंग से एक झटके से अलग होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम इतनी स्ट्रबन क्यों हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये कॉलेज है, थोड़ा तो डिसिप्लिन में रहो। आई स्वेयर अभी नया है इस वजह से मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, पर मेरा पेशेंस का टेस्ट मत लो। मैं अगर स्ट्रिक्ट होने पे आ गया तो तुम एक सेकंड यहाँ नहीं टिक पाओगे। विंग कहते हैं आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वांगजी कहते हैं नहीं, समझा रहा हूँ एक प्रोफेसर होने के नाते, अब जाओ अपने क्लास में। उस किस्से विंग काफ़ी एम्बैरस हुए होते हैं, तो इस वक्त वो वांगजी से बहस नहीं करते और चुपचाप अपना बैग लेते हैं और क्लास की तरफ चले जाते हैं। विंग अपने क्लास में आते हैं और बहुत उदास होकर बैठ जाते हैं। चेंग उनके पास आता है और बैठ जाता है और कहता है क्या हो गया, आज तो तुम जल्दी आ गए हो, फिर इतने सैड क्यों हो, घर पे कुछ हुआ है क्या? विंग नाम नोट करते हैं। चेंग कहते हैं तो बताओ भी, इतने सैड क्यों हो, कुछ हुआ है? तो विंग कहते हैं भाई मेरा लाइफ इस वक्त फुल ऑफ थ्रिलिंग में चल रहा है, बता मैं कैसे स्माइल करूं और खुश रहूं? चेंग इस वक्त थोड़े से कंफ्यूजिंग लुक देता है और कहता है साफ साफ बोलेगा क्या हुआ है? तो विंग कहते हैं उस खड़ूस प्रोफेसर वांगजी ने मेरा फ़ोन ले लिया, और तो और। इतना बोल के वो अपने लिप्स पे हाथ रखते हैं पर कुछ कहते नहीं। चेंग को भी इस बारे में कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं पर उसने तुम्हारा फ़ोन क्यों ले लिया, तुमने कुछ किया क्या? विंग कहते हैं नहीं, बस मैं वो वहाँ पर तुमने मैसेज कर रहा था और आ रहा था और उन्हें देखा नहीं और उनसे टकरा गया, बस उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया। चेंग ये सुन के हंसने लगता है। तब तक वहाँ पर बाकी गैंग मेंबर्स भी आ गए होते हैं, जुयांग और निये। वो भी ये सुन के हंसने लगता है। विंग और चिढ़ जाता है और कहता है हाँ हाँ उड़ा लो मेरा मजाक, मेरा तो किस्मत ही खराब है।
अभी सब लोग कहते हैं, अरे ठीक है हम मजाक नहीं बना रहे, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी क्लास में प्रोफेसर वांगजी की एंट्री होती है। वो आते ही साइड आइज से सबसे पहले अपने वीन को देखते हैं। वीन भी एक अनोइंग सा फेस बनाते हैं और बुक्स लेके बैठ जाते हैं। वांगजी कहते हैं, सो स्टूडेंट्स, आप सबको जो मैंने असाइनमेंट दिया था वो सारे पूरे हो गए हैं? सारे स्टूडेंट्स हाँ में नोट करते हैं। तो वांगजी कहते हैं, ओके फाइन, सो मैं रोल नंबर वाइज सबको एक एक करके बुलाऊंगा और सब यहाँ पर आके मुझे अपना अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे। सारे स्टूडेंट्स भी हाँ में नोट करते हैं। सबके नाम रोल नंबर वाइज बुलाया जाता है। जब हमारी वीन की बारी आती है तो वीन उठते हैं अपने असाइनमेंट की फाइल लेके और वो वांगजी की डेस्क की तरफ जा रहे होते हैं। वो वहाँ पहुँचे ही थे और डेस्क पे जैसे ही अपना असाइनमेंट की फाइल रख के वापस आ रहे होते हैं कि उनका बैलेंस भी करता है और वो गिरने ही वाले होते हैं कि हमारा वांगजी उन्हें होल्ड कर लेते हैं उनके वेस्ट से पकड़ के। वो खुद को संभालते हैं और उठ के खड़े होते हैं। वीन कहते हैं, थैंक यू सो मच। वांगजी कहते हैं, ध्यान से चला करो। वीन भी हाँ में नोट करते हैं पर कोई जवाब नहीं देते और जाके अपने डेस्क पे बैठ जाते हैं अपना सर पकड़ के। अब क्लास ओवर हो चुका होता है, सब लोग निकल रहे होते हैं। वीन पहले ही निकल चुका होता है। नियो वाईशांग और चेंग अभी निकल रहे होते हैं और वो दोनों बातें कर रहे हैं। नियो वाईशांग कहते हैं, वीन को फिर से चक्कर आया। चेंग कहता है, हाँ शायद उसने फिर से कुछ दिनों से खाना नहीं खाया होगा। उसके घर वाले, इतना बोल के चेंग रुक जाते हैं। नियो कहता है, पर उसे अपने खाने पीने का तो ध्यान रखना चाहिए ना, पक्का उसने रात को कुछ नहीं खाया होगा। चेंग कहता है, हाँ वो हमारी सुनता भी कहाँ है। चेंग और निये ये सारे डिस्कशन करते करते वहाँ से निकल जाते हैं, पर हमारा वांगजी अभी तक वहीं थे। उन्होंने चेंग और निये की सारी बातें सुन ली होती है। वांगजी मन में ही बोलते हैं, उसने खाना नहीं खाया, जरूर रात में कहीं पार्टी कर रहा होगा। ऐसे लड़के ऐसे ही होते हैं, कॉलेज में इनका ध्यान नहीं लगता, लेट आते हैं और रात में पार्टीज करते हैं, पर खाना ना खा के, सीरियसली हद है। अगर ये लड़का पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो मैं कल ही इसको निकाल दिया होता, लेकिन इसके ग्रेड्स वाकई अच्छे हैं। इतना बोल के वांगजी भी वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वांगजी किसी को ढूंढते हुए कहीं जा रहा होता है। वो एक स्टूडेंट को रोकते हैं और कहते हैं, सुनो, क्या तुमने वीन को कहीं देखा है? वो स्टूडेंट कहता है, यस सर, वीन अभी पीछे के लॉन की तरफ गया है। वांगजी कहते हैं, ओके। इतना बोल के वांगजी भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। वांगजी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं वीन एक पेड़ से सर टिकाए बैठे हैं। वीन सामने से बहुत ही थका हुआ लग रहा है। दरअसल 1-2 दिनों से वीन ने अपने दादी की टेंशन में और अपने काम के प्रेशर की वजह से ना ठीक से कुछ खाया है और ना ही वो ठीक से सो पाया है, और पिछली रात तो उसने एकदम ही मील स्किप किया और पूरी रात जागा है। इस वजह से वीन की फेस पूरी तरह से डल दिख रही होती है। वांगजी वीन के पास आते हैं और उनके शोल्डर में टैप करते हैं और कहते हैं, वीन। पहली बार में वीन सुनता नहीं है। वांगजी थोड़ा सा और लाउड वॉइस में कहते हैं, वीन। अब वीन अपनी आंखें खोलते हैं और थोड़ा सा हड़बड़ा के उठ के खड़े हो जाते हैं। क्या क्या कौन? उन्हें सामने वांगजी नजर आते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांगजी एक बॉक्स वीन की तरफ बढ़ाते हैं। वीन कहते हैं, ये क्या है? वांगजी कहते हैं, लंच है, दिखता नहीं है। वीन कहते हैं, आप मुझे क्यों दे रहे हैं? वांगजी कहते हैं, मैंने सुना तुमने कुछ नहीं खाया है और इस वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, और मुझे नहीं चाहिए कि इस कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट भूख से चक्कर खा के गिर जाए, सो चुपचाप ये खाना लो और खाना खाओ। वीन कहते हैं, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, आप ले जाइए, आप ही खाइए। वांगजी कहते हैं, वीन, हर चीज़ में बहस और जिद अच्छी नहीं होती। वीन कहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लाइफ में प्रोफेसर का इंटरफेरेंस करना भी अच्छा नहीं होता, खासकर स्टूडेंट के पर्सनल लाइफ में। वांगजी इस बारे में कुछ नहीं कहते। वो वीन को लंच बॉक्स दोबारा पकड़ाते हैं और इस बार थोड़ा सा पोलाइट वे में कहते हैं, ये लंच मेरी मॉम ने बनाया है और माँ के हाथ के खाने को मना नहीं करते, खा लेना।
इतना बोल के विंग की रिप्लाई का कोई वेट किए बिना ही वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वहाँ से अपने सीधे केबिन में आते हैं और आके बैठ जाते हैं। अब वो अपने दिल में हाथ रखते हैं और मन ही में कहते हैं, मेरा दिल इतनी तेज बीट क्यों कर रहा है? और बात तो सही है, मैं उसकी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? मुझे क्या मतलब वो खाए ना खाए, पर पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। लेकिन वो एक स्पॉइल्ड किड है, पता नहीं कितनी रात अपनी माँ को जगा के रात रात भर पार्टीज करता होगा। खैर जो भी हो, इतना बोल के वांग जी अपने कामों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ विंग जैसे ही सुनते हैं कि ये माँ के हाथ का खाना है, तो वो भी आगे और कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। वो लंच बॉक्स लेके वहीं पेड़ के पास बैठ जाते हैं और जैसे ही वो लंच बॉक्स ओपन करते हैं उन्हें एक अजीब सा अपनापन फील होता है। वो अनविलिंगली ही वहाँ से एक बाइट उठाते हैं और अपने मुंह में रखते हैं। जैसे ही वो एक बाइट खाते हैं उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपनी आईज कस के क्लोज कर लेते हैं और अपनी मॉम को याद करने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें विंग के घर का सीन दिखाया जाता है। विंग के घर पे इस वक्त वेन किंग का रिश्ता लेके वेन रोहान और उनका बड़ा बेटा वेन जूलियो आया हुआ होता है। जियान चेंग काफ़ी सालों से वेन्स का बिजनेस पार्टनर रहा है, पर अभी उनका बिजनेस काफ़ी घाटे में है। तो वो चाहते हैं कि एक बार वेन किंग की शादी अगर वेन जूलियो से हो जाए तो उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में आ सकता है। और इसी लालच में उन्होंने वेन रोहान के पास ये प्रपोजल भेजा होता है कि वो अपने बड़े बेटे वेन जूलियो की शादी वेन किंग से करा दे। मैडम यू और जियान चैंग इस वक्त उन दोनों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रख रहे होते हैं। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो चापलूसी करने में। मिस्टर वेन रोहान अभी मिस्टर जियान चेंग से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वेन जूलियो कहता है, वैसे वो लड़का कौन था? मैडम यू पूछती है, कौन सा लड़का बेटे? वेन रोहान कहते हैं, वही लड़का जो हम लोग जब आ रहे थे तो हमें बाहर गेट के पास मिला था, बहुत प्यारा सा बच्चा था। कौन है वो? मैडम यू समझ जाती हैं कि ये लोग पिंग की बात कर रहे हैं। मिस्टर जियान चेंग कहते हैं, वो दरअसल एक्चुअली वो और आगे कुछ कह पाते इससे पहले ही वेन रोहान अगेन कहते हैं, वो वाकई में बहुत प्यारा है और बहुत ब्यूटीफुल भी, हमें वो बहुत पसंद आया। दूसरी तरफ हमारे वांग जी के केबिन में नॉक होता है। वांग जी कहते हैं, कमिंग। डोर ओपन होता है तो वहाँ से हमारा विंग अंदर आते हैं। वांग जी अपना सर उठा के थोड़ा सा विंग को देखते हैं और फिर वापस अपने काम में लग जाते हैं। 2 मिनट तक उस रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। विंग भी अपना सर झुका के वहाँ खड़े होते हैं। वांग जी कहते हैं, तुम्हें कुछ बोलना है, कुछ काम है? विंग हाँ में नोट करते हैं और लंच बॉक्स वांग जी के डेस्क पे रखते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच मुझे लंच देने के लिए। वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं और कहते हैं, यूर वेलकम। विंग कहते हैं, आपकी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। वांग जी कहते हैं, सबकी मॉम अच्छा खाना बनाती है क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए प्यार से खाना बनाती है। आई एम श्योर तुम्हारी मॉम भी बनाती होगी। विंग अपनी नज़रें नीचे करते हैं और कुछ नहीं बोलते। विंग की चुप्पी सुन के वांग जी अपना सर उठाते हैं और एक बार विंग के फेस की तरफ देखते हैं। विंग के फेस पे एक अजीब सी उदासी थी जो वांग जी पढ़ नहीं पा रहे थे। वांग जी कहते हैं, क्या हुआ? विंग धीरे से कहते हैं, मेरी मॉम नहीं है। वांग जी ये सुनकर थोड़े से सरप्राइज होते हैं पर चुप रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। विंग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वांग जी भी हाँ में नोट करते हैं। विंग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी मन ही में कहते हैं, मुझे शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पर तभी उनको थोड़ी सी रियलिटी हिट होती है। वो मन ही में दोबारा कहते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो अनजाने में कहा, मुझे उसे हर्ट नहीं करना था। एनीवेज, और ये दिन भी ऐसे ही निकल जाती है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को यानली की कैफ़े से काम ख़त्म करके विंग बहुत थक हार के अपने घर आए होते हैं। विंग ने वैसे ही 2 दिनों से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और बिल्कुल भी आराम नहीं किया।
मील भी उसे बहुत रेयरली मिला है। तो इस वक्त वो इंटरनली बहुत एग्जैजरेट फील कर रहे होते हैं। वो घर आते हैं तो घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा सीरियस और अलग टाइप का उसको फील होता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ता है। तभी वहाँ से पीछे मैडम यू की आवाज़ आती है, वीइंग। वीइंग ये सुन के अगेन रुक जाता है। मैडम यू उनके पास आते हैं और उन्हें एल्बो से पकड़ के टाइटली टर्न करते हैं। वीइंग को अपने एल्बो में दर्द हो रहा होता है। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही मैडम यू उनके फेस पे एक जोर से स्लैप करती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और गाइस, मुझे आप सबसे ये कहना है कि मेरे इस स्टोरी में वेनकिन का कैरेक्टर थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव है। मैं इसको बहुत लंबा तो नहीं खींचूंगी, बट थोड़े टाइम तक आपको ऐसे नेगेटिविटी देखने को मिलेगी वेनकिन की। जो यहाँ पर वेनकिन के फैंस हैं, मैं उन सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ इस स्टोरी को एक फ्रिक्शनल की तरह लीजिए और किसी भी चीज़ को दिल पे मत लीजिए। बट फिर भी अगर आपको कोई भी पॉइंट पे या कोई भी टॉपिक पे कोई कंप्लेन हो या कोई शिकायत हो, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बस मुझे यही कहना था। और प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आई ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट स्टोरीज़ बना सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।